आप सबको नमस्कार। आज फिर मैं आपके सामने 4 बजे उपस्थित हूँ। आशा है आप भी सब उपस्थित हो रहे होंगे। कल हाइपर एड्रेनलिज्म के बारे में चर्चा की थी। बलविंदर सिंह जी, उषा तमानी जी उपस्थित हैं समय पर। डॉक्टर सुनील रातौरी वरिष्ठ चिकित्सक हमारे बीच उपस्थित हैं। डॉक्टर विनय मित्तल, मनोरंजन साहू जी, डॉक्टर नीलम शुक्ला जी, प्रशांत ससाने, आनंद आयुर्वेद, रजा अनवर जी, प्रशांत ससाने जी, हमारे सब प्रिय चिकित्सक समय पर उपस्थित हैं। जैसा मैं बता रहा था, कल सुप्रारीनल ग्लैंड में जब अधिक स्राव निकलने लगता है, हाइपर एड्रेनलिज्म हो जाता है, तब क्या क्या लक्षण और क्या क्या रोग हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज ज्वर के बारे में ही चर्चा करेंगे, पार्ट 2। इसमें आगंतुक ज्वर और विषमत ज्वर की चिकित्सा के बारे में, पुनरावर्तक ज्वर की विषय चिकित्सा के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रश्न ले लेते हैं। अनुराधा जी का, डॉक्टर अनुराधा जी का प्रश्न है, फैमिली हिस्ट्री कैंसर की हो तो क्या प्रिवेंशन करना चाहिए ताकि उनकी संतानों को न हो। तो निश्चित बात है, ये कैंसर जो है फैमिली हिस्ट्री जन्य रोग है। देखा जाए तो बचाव के उपाय तो बहुत सारे हैं लेकिन फैमिली हिस्ट्री में लगभग 80% लोगों को वो व्याधि हो जाती हैं जो उनके माँ बाप को या दादा को थी। फिर भी प्रिवेंशन के लिए सबसे बढ़िया है आपकी दिनचर्या ठीक होना चाहिए। दिनचर्या, रात्रिचर्या नियमित रूप पालन करें और रसायन औषधियों का सेवन करें, जैसे आमल की रसायन, ब्रह्म रसायन, ब्राह्मी अवलेह, च्यवनप्राश, शतावरी, अश्वगंधा और मुलहठी का योग, ये कुछ रसायन द्रव्य हैं। मेध रसायन का प्रयोग, इनका प्रयोग निरंतर यदि करते रहते हैं और लाइफ स्टाइल का ठीक से पालन करते हैं, खान पान पर विशेष ध्यान रखते हैं और नित्य प्रतिदिन प्राणायाम, आसन आदि नियमित रूप से करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, प्रतिदिन सूर्य के दर्शन करते हैं, आधा घंटा कम से कम सूर्य के प्रकाश में बैठते हैं, एक खाने के बीच में कम से कम 6 घंटे का गैप रखें, प्रातःकाल गुनगुना पानी 3-4 गिलास पिएं उठ करके बिना कुल्ला किए हुए, भोजन के समय या भोजन के साथ पानी बहुत कम पिएं, भोजन के 1 घंटे बाद या 1 घंटे पहले आप पानी पी सकते हैं। भोजन के प्रथम कौल में लवण अदरक का सेवन करें, भोजनाग्रे सिदापथ्यम लवण अदरक भक्षणम, भोजन के अंत में छाछ का और सोते समय दुग्ध का प्रयोग करें। तो कुछ ही विशेष क्रियाएं हैं, सामान्य सी क्रियाएं हैं। भोजन के बाद 100 कदम या 300 कदम चलें, भोजन के बाद वज्रासन लगाएं और हल्का भोजन करें। डायबिटीज़ हो तो उसके हिसाब से आप आहार का संयोजन करें। मैंने कुछ दिन से, करीब 15 दिन से शाम का खाना मैंने छोड़ दिया है। शाम को मैं सिर्फ लौकी की सब्ज़ी लेता हूँ, उससे मेरा पेट हल्का हो गया। मैं डायबिटिक हूँ, जो मैं 2 गोली लेता था वो आज सिर्फ 1 गोली लेता हूँ और मुझे लगता है अब भविष्य में इसको भी छोड़ना पड़ जाएगा। तो खान पान से, रहन सहन से, दिनचर्या से बहुत सारे रोगों को ठीक किया जा सकता है।
डॉक्टर बलविंदर सिंह वर्ण विरेचन तो कराते हैं, वस्ती हम नहीं करा पाते। कृपया वस्ती विधि के बारे में बताने के कष्ट करें। ये बहुत ही हर्ष की बात है। वमन विरेचन, जो वमन सबसे थोड़ा से कष्ट साध्य विधि है, उसको जब आप कर लेते हैं तो वस्ती में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वस्ती तो ओपीडी लेवल की चिकित्सा है। थोड़ा मैं आपको विस्तृत ढंग से आपको बताता हूँ वस्ती के बारे में। वस्ती प्रायशः वातव व्याधि में दी जाती है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वस्ती वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज आदि सभी रोगों में, सभी व्याधियों में, सभी दोषों में, सभी अवस्थाओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं। वस्ती वाते च पित्ते चा कफे रक्ते च सस्यते संसर्गे सन्निपाते चा वस्ती अवेता सदा। और वस्ती का कार्यक्षेत्र भी बौन विरेचन आदि से बहुत बड़ा है, विस्तृत है। शाखागत रोग हो, कोष्ठगत रोग हो, मर्माशय संधिगत रोग हो, सभी में चूँकि वायु दोषों में प्रधान होती है, तो वायु की यदि चिकित्सा हम कर देंगे तो दूसरे दोषों की चिकित्सा भी अपने आप हो जाती है। और कहीं पर इसको आधी चिकित्सा, कहीं पर इसको संपूर्ण चिकित्सा कहा गया है। शाखागता कोषगताश रोगा हम अर्मोर्ध सर्वा अवयव अंगजास्यो ये संति तेषाम न ही कसदन्नो वायो परम जन्मन हेतु अस्ति विन्मूत पित्तादि मलास्यानाम विक्षोभ संघात कर्म से अस्मात् तस्यादि वृद्ध समान नान्यद वस्तिम बिना भेजम अस्ति किंचित तस्मात् चिकित्सा अर्धम इति ब्रुवन्ति सर्वा चिकित्सा वस्तिम एके। और जहाँ पर विरेचन देना संभव न हो, क्योंकि विरेचक औषधि मुख से दी जाती हैं और कटु उष्ण तीक्ष्ण होती हैं, तकलीफ होती है पेशेंट को, ऐसी अवस्था में आप वस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। बाल वृद्ध में विरेचन अयोग्य है, लेकिन वस्ती हम दे सकते हैं। सत्यपि दोषहरत्वे कटु तीक्ष्णादि उष्णादि भेजा दानात् दुखोद्गारो उत्क्लेश हृदय कोश सुजा विरेकेशु अविरेचौ शशवृद्धौ तावप्रात प्राहिणी धातु बलौ आस्थापनम एवं तयो सर्वार्थकर उत्तमम कर्म। कहने का तात्पर्य है वस्ती हर स्थिति में हर समय दे सकते हैं। मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, वैसे तो 3 प्रकार है, अनुवासन वस्ती, निरूह वस्ती और उत्तर वस्ती। अनुवासन वस्ती यह स्नेह वस्ती है, स्नेह प्रधान या स्नेह ही वस्ती है, और निरूह वस्ती क्वाथ प्रधान वस्ती है। अनुवसन्नपने दूष्यते अनुदू संवाद देयति इति अनुवासनम, जो 6 घंटा 12 घंटा 24 घंटा लौटने पर भी कोई नुकसान न करे, रुके, उसे ही अनुवासन कहते हैं। और इस स्नेह वस्ती के 3 भेद आचार्यों ने किए हैं। पहला है स्नेह वस्ती, दूसरा अनुवासन वस्ती और तीसरा मात्रा वस्ती। स्नेह वस्ती 24 तोले की, अनुवासन वस्ती 12 तोले की और 6 तोले की मात्रा वस्ती होती है। 1 तोला 10 ml के आसपास आप ले सकते हैं। तो मात्रा वस्ती इसमें जो है हमेशा दी जा सकती है। इसमें जिस प्रकार अणु तैल से जो हम प्रतिमर्श देते हैं कभी भी दे सकते हैं, वैसी ही मात्रा वस्ती हम कभी भी दे सकते हैं और लगातार दे सकते हैं। आप उसमें निरूह वस्ती देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो स्नेह वस्ती आप समझ गए होंगे, जैसे नारायण तैल, महामास तैल, अश्वगंधा बला तैल, पंचतिक्त घृत, बहुत सारे जो तैल और घृत हैं उनकी वस्ती वातव व्याधि में दी जाती है। गुल्म अनाह खुडप्लीह शुद्धादि सार सुर्णः जीर्ण ज्वर उदरगर छर्दप्ली हलीम का। गुल्म अनाह खुडप्ली शुद्धादि सार सुर्ण जीर्ण ज्वर प्रतिशाय शुक्रानिल मलग्रहान वर्धमाश्रमी रजो ना संतारुणाशा अनलयमान। यहाँ पर आप आस्थापन वस्ती दे सकते हैं। और अनुवासन के योग अनास्थाप्या तो अति स्निग्धा क्षतोरस्को भृशम कृशा आमाति सारी वैमान संशुद्धो दत्तनावन श्वास का स्पर्शे कारसो हिक्का आत्मान अल्वह न शून पायो कृतारो बद्ध क्षद्रो दुखोदरी कुष्ठी च मधुमेह ही च मेहान सप्तचा गर्भिणी। यहाँ अनुवासन नहीं देना है। ए अनास्थाप्यासता पांडु कामला में पिनिसा। तो लेकिन सामान्यतः जितने भी वातव व्याधि हैं, जहाँ भी स्रोतो अवरोध है, जहाँ भी संग है, वहाँ अनुवासन और निरूह वस्ती को हम दे सकते हैं। निरूह का तात्पर्य होता है सदोष निहरणात् शरीर हृदय निरूहा, जो दोषों को बाहर निकाले वो निरूह। वयः स्थापनम आयु स्थापना द्वा स्थापनम
जो आयु की स्थापना करे, बल की स्थापना करे, उसको स्थापन बस्ती कहते हैं। आस्थापन निरूह एक ही प्रकार की है, एक ही है, क्वाथ प्रधान बस्ती है। गुणों में अंतर है। जैसे निरूह बस्ती में तीक्ष्ण द्रव्य दिए जाते हैं, जैसे कुटकी है, अमलतास है, मदन फल है, गोमूत्र है, यवक्षार आदि जो तीक्ष्ण द्रव्य है उनका काढ़ा बना के हम बस्ती देते हैं, उसको निरूह कहते हैं। और आस्थापन वस्तु जो ब्रह्मण द्रव्य है, रसायन बाजीकरण के द्रव्य हैं, उनका काढ़ा बना करके जब हम बस्ती देते हैं तो आस्थापन कहलाता है। जैसे यापन बस्तियाँ, बहुत सारी यापन बस्तियाँ हैं, बाजीकरण बस्तियाँ, युक्त रथ बस्ती, ऐसी जो बस्तियाँ हैं वो स्थापन बस्ती कही जाती हैं। सामान्यतः एक मुहूर्त के अंतर्गत निरूह बस्ती को बाहर निकल आना चाहिए। ये निरूह बस्ती के लिए लागू होता है, आस्थापन बस्ती के लिए नहीं। आस्थापन बस्ती 6 घंटा भी वापस न आए और रोगी को कष्ट न हो तो उसमें चिंता की बात नहीं है। अनेक प्रकार से बस्तियों का उल्लेख है। मुख्य रूप से युक्त रथ बस्ती, सिद्ध बस्ती, रसायन बस्ती, बाजीकरण बस्ती, माधु तैलिक बस्ती, एरण्य तैल बस्ती, एरण्य मूलादि बस्ती, दश मूलादि बस्ती, पंचमूल बस्ती, तृण पंचमूल बस्ती, ऐसे बहुत सारी बस्तियों का उल्लेख है जिनका प्रयोग आप कर सकते हैं। आयु के अनुसार से इनकी मात्रा है। निरूह की 1 वर्ष के लिए 1 पल, 2 वर्ष के लिए 2 पल, 3 वर्ष के लिए 3 पल और 12 वर्ष तक के लिए 12 पल। 12 से 18 में 2-2 पल बढ़ाते हैं। इस तरीके से 18 वर्ष में 24 तोला की मात्रा, 24 पल की मात्रा आ जाती है, जो कि 96 तोले होते हैं। यह है निरूह की मात्रा। अनुवासन की मात्रा इसका चतुर्थांश, अर्थात 1 वर्ष के लिए 1 पल, 2 वर्ष के लिए 2 पल, 3 वर्ष के लिए 3 पल, 12 वर्ष के लिए 12 पल, फिर 2-2 पल बढ़ाते जाते हैं। 18 वर्ष में 24 पल की मात्रा आती है, जो 70 वर्ष तक के लिए दी जाती है। 70 वर्ष के ऊपर में जो 16 वर्ष की मात्रा है उसका प्रयोग करते हैं, 20 तोले की मात्रा। तो इस तरीके की मात्रा का संयोजन कर सकते हैं। उत्तम मात्रा मैंने बताई 96 तोला, लगभग 24 पल। लेकिन संभवतः ये बस्ती ज़्यादा हो जाते हैं आज के ज़माने में, तो हम 500 ml 400 ml भी बस्ती बना के देते हैं। सामान्यतः हम 400 ml से 500 ml के बीच में निरूह बस्ती देते हैं। मान लीजिए हमें लेखन बस्ती देना है, तो लेखन बस्ती में मैंने कई बार आपको बताया है, त्रिफला है, नागरमोथा, बिडंग, गिलोय और शिंठी, इनको हम 40-40 ग्राम ले लीजिए और इसका 8 गुना पानी ले लीजिए, 1200 ml, 300 ml शेष होने तक पका लीजिए। इस 300 ml में 50 ml गोमूत्र और 50 ml शहद, 5 ग्राम सेंधव और 10 ग्राम यवक्षार मिला के ये बस्ती तैयार की जाती है। तो इस तरीके से बस्ती निर्माण करके आप आसानी दे सकते हैं। दूसरी बस्ती माधु तैलिक बस्ती बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मधु तैल इसमें प्राधान्य होता है, इसलिए इसको माधु तैलिक बस्ती बोलते हैं। इसमें मधु और तैल समान मात्रा में लगभग 50-50 ml लेते हैं। एरंड मूल काढ़ा 300 ml ले लीजिए और इसमें मदन फल 1, सौंफ 20 ग्राम और सेंधव 10 ग्राम। यस्मात् माधु चैलम च प्राधान्येन प्रतीते माधु तैले गिते विसग्भी बस्ती उचिते माधु तैले समय स्यातां क्वाथा एरंड मूलजाः फलार्ध सत्पुष्पायाः ततो अर्ध सैंधवश्च फलेन एकेन संयुक्ताः खजन च बिलुड़ताः दयाः सुकोसुनो बीजा माधु तैलिक संज्ञकाः। तो ये माधु तैलिक बस्ती है। एक सिद्ध बस्ती बहुत ही इम्पोर्टेंट बस्ती है, जो कि वातव व्याधियों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम या बल प्रदान करने वाली बस्ती है, उसको भी आप दें। बलोपचय वर्णानाम स्माद व्याधि सतस्य भवते तेन सिद्धस्तु सिद्ध बस्ती इति स्मृता। इसमें यव कोल कुलत्था नाम क्वाथा मागधिका मधु सैंधवा सैष्टावा सिद्ध बस्ती इति स्मृता। ये तमाम बस्तियों का उल्लेख मैंने अपनी किताब में किया है और आपको चरक सुश्रुत में भी आपको प्राप्त हो जाएंगे। बस्ती देने में कोई परेशानी नहीं है, बस देने की विधि यह है कि आप वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन सर्वांग करा दीजिए। पेशेंट को यदि अनुवासन बस्ती देना है तो खाली भोजन के बाद देना है, खाना खाने के बाद देना है, और निरूह बस्ती देना है तो खाली पेट देना है। ये इतना ध्यान रखना है। देने की विधि यह है कि वाम करवट में लेटाइए
वाम हस्त का तकिया लीजिए और दक्षिण पैर को ऊपर उठा करके वाम पाद में रख लें और इस तरीके ऐसा करने से गुदा और रेक्टम पक्वाशय बिल्कुल एक सीधे में आएगा और फिर वस्ती दे दें। वस्ती देते समय आप ध्यान रखें कि 4 अंगुल वस्ती नेत्र अंदर जाना चाहिए। अगर वस्ती नेत्र आपके पास है तो उसमें ऑटोमेटिकली कणिका होती है, अन्यथा कैथेटर से आप दे रहे हैं तो 7-8 नंबर का कैथेटर ले लीजिए और कैथेटर के अग्रभाग को थोड़ा काट दीजिए, क्योंकि तिरछे में छेद रहता है तो पार्श्व छिद्र जो है वो अयोग होता है, तो छिद्र करके और फिर आप वस्ती आराम से दे सकते हैं। अनुवासन देना है तो सिंपल है, आप 50 ml की सिरिंज ले आइए और उस सिरिंज में कैथेटर को जोड़ दीजिए और 4 अंगुल में निशान बना दीजिए। 4 अंगुल तक धीरे धीरे प्रवेश कराएं। 45 एंगल में फिर वस्ती धीरे धीरे आप दे दें। जहाँ तक आस्थापन वस्ती देने की विधि है तो वस्ती पुटक से देना चाहिए। वस्ती पुटक के लिए जो प्लास्टिक के जो मिलते हैं, जैसे दूध आता है आपके घर में, वहाँ प्लास्टिक की थैली में आता है, तो बाजार में 400 ml की, 300 ml की, 500 ml की, 600 ml की ये सब मिलती हैं, थैलियाँ मिलती हैं प्लास्टिक की मजबूत वाली। आप वो ले आइए और उसको वस्ती नेत्र में बांध करके और वस्ती आप दे सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आप उल्टा करके वायु निकाल दें, क्योंकि वायु अंदर प्रवेश नहीं होना चाहिए। एक बार आप करना चालू कर देंगे तो आप फिर कर सकेंगे, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बड़ी साधारण विधि है। पश्चात कर्म में भी कोई संसर्जन कर्म नहीं देना है। बस देने के बाद 1 घंटे तक आप पेशेंट को लिटाए रखिए। अनुवासन वस्ती प्रायः नहीं निकलती है, निरोग वस्ती 15-20 मिनट के अंदर वापस आ जाती है और उसके बाद रोगी घर में जा सकता है। यह है कि बहुत अधिक काम, बहुत श्रम न करें, इतना ध्यान रखें। लघु आहार विहार का सेवन करें, बस इतना ही वस्ती के संदर्भ में है। और वस्ती हजारों प्रकार की है और अपने ज्ञान के अनुसार से विभिन्न प्रकार की वस्तियों का निर्माण भी आप कर सकते हैं। मैंने कुछ वस्तियाँ आपको बताई हैं, उनका प्रयोग करें। वस्ती का डिटेल कैसे बनाना, क्या करना, वो मेरी किताब में भी है, कस्तूरी की किताब में भी है, चरक सूत्र में भी आपको मिल जाएगा। आशा है कि वस्ती के संदर्भ में आप संतुष्ट हो गए होंगे। यदि कोई प्रश्न और बचता है तो आप नेक्स्ट टाइम में आप मेरे से पूछ सकते हैं। डॉक्टर करणवीर सिंह, दशांग लेप संधिगत वात में लगा सकते हैं क्या? बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन इसमें दशमूल का चूर्ण, दशमूल चूर्ण जितना दशांग लेप है, मान लीजिए 20 ग्राम दशांग लेप है तो 20 ग्राम दशमूल चूर्ण ले लीजिए और दोनों को अच्छी तरह पकाइए। पकाते वक्त इसमें घृत, शुद्ध घृत डाल दें, तिल तेल या नारायण तेल 2 चम्मच और साथ में कांजी डालें और ये कांजी डाल के अच्छी तरह लेप तैयार करें और इस लेप को संधिगत वात में, संधिवात में आप प्रयोग करें। अगर आम वात का पेशेंट है तो दशांग लेप 20 ग्राम और पंचकोल क्वाथ 20 ग्राम, पंचकोल चूर्ण 20 ग्राम, इन दोनों को मिला के बढ़िया लेप तैयार करें पानी डाल के और इसमें सरसों तेल, कांजी और घृत डाल करके अच्छी तरह लेप तैयार करें और इसका लेप आम वात में करें। इसका लेप आम वात में, साथ में गाउट के रोगी में भी, वात रक्त में भी इन औषधियों का लेप करने से बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। प्रतिदिन रात्रि में लेप लगा कर कपड़ा बंधन कर दें, देखेंगे आप दूसरे दिन पेशेंट को बहुत ही आराम लगेगा। डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा जी, श्वेत प्रदर की चिकित्सा के बारे में पूछा है। श्वेत प्रदर बहुत ही आम व्याधि है स्त्रियों में और वो गंदे कपड़े एमसी के दौरान लेने की वजह से अधिकतर ये श्वेत प्रदर की उत्पत्ति होती है। श्वेत प्रदर में रोगी कमज़ोर होने लगता है, कमर दर्द भी होती है, तो इसका इलाज आपको तत्काल करना चाहिए। इसके लिए पुष्यानुक चूर्ण 5 ग्राम दिन में 3 बार इसका प्रयोग करें। साथ में प्रदरांतक लौह 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, इसको दिन में 3 बार शहद के साथ चाटन करवाएं। इसके अलावा टैबलेट ल्यूकॉल, टैबलेट मायरॉन 2-2 गोली दिन में 2 बार इसका सेवन कराएं। आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को, और अशोकारिष्ट और द्राक्षासव, अशोकारिष्ट 2 चम्मच, द्राक्षासव 2 चम्मच,
4 चम्मच हो गया, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे योग हैं, इसमें वस्ती उत्तर वस्ती देने का भी प्रावधान है। जो श्वेत प्रदर हर औषधियाँ हैं उनका काढ़ा या तैल बनाकर, जैसे जात्यादि तैल, जात्यादि घृत, इनसे उत्तर वस्ती देने से भी इसमें पेशेंट में आराम प्राप्त होता है। डॉक्टर करणवीर सिंह, जॉइंट में ऑस्टियोफाइट बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? सामान्यतः ऑस्टियोफाइट्स संधिवात में बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये एजिंग फैक्टर व्याधि है। 50 साल 55 साल के ऊपर ये व्याधि होने लगती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसको कहते हैं। वहाँ पर साइनवल फ्लूइड बिल्कुल क्षय हो जाता है, कम हो जाता है, तो उठने बैठने से अस्थियों में घर्षण होता है, ऑस्टियोफाइट्स भी वहाँ डेवलप हो जाते हैं और रोगी को बड़ा कष्ट देते हैं। ऐसी अवस्था में जानुवस्ती लगाएं। जानुवस्ती, जानु के चारों तरफ उड़द दाल के आटे का घेरा बनाएं 2 अंगुल, और उसमें सहचर तैल या सुगंधा बला तैल या महामास तैल, नारायण तैल को भरें। लगभग 50 ml भरें, 1 अंगुल तक भरना चाहिए, और धीरे धीरे निकाल करके बार बार उसको गर्म भी करते रहें। ये लगभग ऐसा 45 मिनट तक धारण काल जानुवस्ती में करना चाहिए। उसके बाद आप जानु धारा करें। जानु प्रदेश को थोड़ा मोड़ करके नीचे कुछ बर्तन रख दें, और जो नस्य में नेति कर्म में जो लोटे प्रयोग किए जाते हैं वो लोटे ले लें और उसमें तैल डाल करके और जानु धारा भी पेशेंट में करें। उसके बाद पत्रपिंड स्वेद फॉलोड बाई पत्रपिंड स्वेद। पत्रपिंड स्वेद से तुरंत आराम मिलता है और ऑस्टियोफाइट्स जो बढ़ गए हैं उनका भी क्षरण होता है। इसमें निर्गुंडी है, हिरण्यपत्र है, अर्कपत्र है, अड़ूसा है और शिगुरु पत्र, इनको लेकर के और बढ़िया छोंक लगा दें। जिस तेल का आप प्रयोग करने जा रहे हैं, मान लीजिए संधिवात में कर रहे हैं तो आपको नारायण तेल, महामास तेल, अश्वगंधा बला तेल का प्रयोग करना है। उसी को करीब 20-30 ml डाल करके उसमें मेथी दाना, जीरा, लहसुन पर्याप्त मात्रा में डाल करके, और जो मैंने पत्र बताया उनको बारीक काट करके छोंक लगा दें, और इसमें थोड़ा नींबू कटे हुए डालें बारीक, और साथ में थोड़ा से नारियल का भुरका डाल करके विधिवत इसको पाक करें जैसे पालक बनाते हैं। और जब पाक अच्छी तरह हो जाए तो 2 पोटलियाँ बना करके और तेल को मोटे तवे में थोड़ा गर्म करें और उसमें डुबो करके सेक करना चाहिए। ये है पत्रपिंड स्वेद। ये बहुत ही लाभकारी चिकित्सा है। तो जानुवस्ती, जानुधारा और पत्रपिंड स्वेद, ये प्रक्रिया रोगी में करें। साथ में महायोगराज गोलू 2 गोली दिन में 2 बार। औषधियों में प्रवाल पंचामृत 125 मिलीग्राम, महावाद विध्वंसन 125 मिलीग्राम और बृहदवाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम। ये योग तैयार कर लें। 1 पुड़िया सुबह शाम दोनों टाइम दें। आसो अरिष्ट में 10 मूलारिष्ट, महारासनादिक्वाथ, इनका प्रयोग 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम कर सकते हैं। प्रति हफ्ता आप हल्का विरेचन देते जाएं। विरेचन के लिए एरंड तेल सबसे बढ़िया रहेगा। 30 ml 50 ml दूध मिला करके खाली पेट सुबह आप ये योग दे दें। इससे रोगी को बड़ा आराम मिलता है, पेट साफ होता है, वायु की गति ठीक होती है और पेशेंट को आराम भी प्राप्त होता है। इसके अलावा एक और योग मैं बताता हूँ संधिवात के लिए। अश्वगंधा 100 ग्राम, 50 ग्राम शुंठी चूर्ण और 25 ग्राम पिपली चूर्ण, इनका बराबर इनकी तीनों को मिला लें और 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार दुग्ध के साथ या पानी के साथ सेवन कराएं। इससे भी रोगी को आराम मिलता है। और जैसा मैंने अभी बताया, लेप, दशांग लेप मान लीजिए 20 ग्राम और 10 मूल चूर्ण या पंचकोल चूर्ण मिला करके इसका लेप तैयार करें आधा कप पानी में, और इसमें सरसों तेल, शुद्ध घृत या पंचतिक्त घृत और कांजी, इनको मिला करके बढ़िया लेप तैयार करके लगाएं। इससे भी रोगी को बहुत ही आराम मिलता है। आजकल हम लोग लेप लगाना भूल गए हैं, सिर्फ दशांग लेप हमको याद है। ऐसे बहुत सारे योग आचार्यों ने दिए हैं, उनका प्रयोग हमको करना चाहिए। कुलदीप कुमार जी का प्रश्न है रीनल सिस्ट का ट्रीटमेंट। रीनल में यदि सिस्ट
हो जाए। वैसे तो बहुत कम, मैंने तो कभी देखा नहीं है, रीनल कैलकुलस देखा है, रीनल सिस्ट नहीं देखे हैं, लेकिन अगर यदि सिस्ट हो जाता है तो यहाँ विरेचन कर्म कराना चाहिए। विरेचन कर्म करने के बाद लेखन वस्ती का प्रयोग करें। लेखन वस्ती का प्रयोग 16 वस्ती लगावें और साथ साथ में कांचनादि गुल आरोग्यवर्धनी 2-2 गोली दिन में 2 बार। औषधि योग में त्रिफला चूर्ण, वायुविडंग और गिलोय, त्रिफला, वायुविडंग और गिलोय बराबर मात्रा लेकर के 1-1 चम्मच दिन में 3 बार पेशेंट को देवें। इससे निश्चित रूप से पेशेंट को आराम प्राप्त होगा। चंद्रकला, इन्होंने पोस्ट कोविड में विरेचन देना हो तो कैसे देवें। पोस्ट कोविड में अब कितने दिन पहले हुआ है ये देख लें, बहुत ज़्यादा दुर्बल तो नहीं है। अगर रोगी ठीक ठाक है तो विरेचन आप दे सकते हैं। अब विरेचन क्यों देना है, किस कारण देना है, और कोई रोग हो गया है क्या, तो वो ध्यान दे करके विरेचन योग को चयन करना चाहिए। लेकिन इसमें आभ्यंतर स्नेहपान जरूर करावें। सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने तक आभ्यंतर स्नेहपान कराने के पश्चात आभ्यंतर स्नेहपान मूर्छित तेलतई से, त्रिफला घृत से, पंचतिक्त घृत से, अश्वगंधा घृत से या शतावरी घृत से आप रोगियों को करा सकते हैं। आभ्यंतर स्नेहपान सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने तक कराएं, फिर 3 दिन स्वेदन करें और फिर आप विरेचक औषधियों से काढ़ा बना करके, और विरेचक औषधि मैंने आपको बता रखी हैं, कुटकी, अमलता, सुगुदा, त्रिवर्त और छोटी हरण, इनको 20-20 ग्राम लेके काढ़ा बना लीजिए 100 ml, और इसमें 30 to 40 ml कैस्टर ऑयल मिला करके विरेचन आप दे सकते हैं। तो विरेचन देने में कोई कठिनाई नहीं है, उससे पेट साफ होगा, अच्छी भूख लगेगी और फिर रोगी को अच्छी ताकत भी प्राप्त होगी। चैताली सिंगने वातज और वात कफज ग्रहरी, इनका ट्रीटमेंट कैसे हम तय करेंगे। बहुत ही शास्त्रीय प्रश्न है। स्पिक पूर्वो कटिपुष्टोरु जानु जंघा पदक्रमात् गृहशीर्ष स्तंभ रुक्तोदय है ग्रहणात् कुपतो मुहुः वातादवाद कफा तंद्रा गौरवारुचिकानुताः। जिस गृहशी में शूल हो, स्तब्धता हो, चुनचुनाहट हो, झंझनाहट हो तो वातज है, और भारीपन हो, गुरुता हो, कफ के लक्षण हो तो ये समझ लीजिए वात कफज है। 2 प्रकार का गृहस्थी होता है, वातज और वात कफज। तो चिकित्सा में यदि थोड़ा सा आप ध्यान रखें तो बहुत अच्छी बात है। जो वात कफज गृहस्थी होता है उसमें मृदु शोधन कराना चाहिए, विरेचन कर्म कराना चाहिए, और विरेचन कर्म करने के पश्चात फिर वस्ती का प्रयोग करना चाहिए। इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पहले तो है रक्त मोक्षण, अंतराम कंडराम गुल्फम शिरावस्थी अग्निकर्मे उचा गृहशीर्ष प्रयुंजित खल्याम त्रिश्रोपनाहनम। अंतराम कंडराम, जो कंडरा ईचेस टेंडन होता है उसके बीच में कोई भी भेंस हो, उससे रक्त मोक्षण रोगी को कराएं। उसके बाद अग्निकर्म है, वस्ती है और औषधि चिकित्सा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें वातज हो या वात कफज हो, दोनों में ही कटिवस्ती कराना चाहिए। वातज हो तो नारायण तैल, अश्वगंधा तैल का प्रयोग करें, और वात कफज हो तो सैंधवारी तैल, सहचर तैल का प्रयोग करें, और फिर इसके बाद पत्रपिंड करें। पत्रपिंड दोनों में हम कर सकते हैं। औषधियों में अगर वात प्रमुख हो तो वात प्रमुख में बृहदवात चिंतामणि 60 मिलीग्राम, एकांग वीरस 250 मिलीग्राम और श्रृंग भस्म 250 मिलीग्राम। और कफ प्रधान हो, कफ और वात, तो उसमें महाजुरांकुश रस, महाविध्वंसन रस 125 मिलीग्राम, त्रिकटु चूर्ण आधा ग्राम और बृहदवात चिंतामणि 60 मिलीग्राम, इनको शहद के साथ दिन में 2 बार कराएं। साथ में महारासनादि क्वाथ 20 ml पानी मिला के भोजन के बाद दोनों टाइम पेशेंट को देना चाहिए। और इसमें वस्ती प्रयोग बांधु तैलिक वस्ती, एरंड मूल आदि वस्ती, दशमूल वस्ती या पंचमूल वस्ती, इनका प्रयोग आप गृहस्थी में करें। योगेश महाजन, 70-80% ब्लॉकेज है हार्ट में, ऑपरेशन एडवाइस की गई है। अगर वो ऑपरेशन नहीं कराना चाहता तो ट्रीटमेंट हम क्या देंगे। तो इसमें मैंने एक योग बताया था
बहुत ही उपयोगी है। लहसुन सोरस, अदरक सोरस, नींबू सोरस और एप्पल का सिरका, इन सबको 100-100 ग्राम 100-100 ml ले लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ, लहसुन सोरस, नींबू सोरस, अदरक सोरस और एप्पल का सिरका, विनेगर, इनको 100-100 ग्राम लेके चारों को मिला लें और धीमी धीमे आंच में पकाएं। जब ये 400 ml का 200 ml शेष बचे तब तक पकाएं। फिर ठंडा होने पर 200 ml ही शहद मिला लें और किसी शीशी में भर के रख दें और इसका 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खाली पेट में पेशेंट को सेवन कराएं। लगातार सेवन करने से निश्चित रूप से ब्लॉकेज में कमी आती है। इसके अलावा हृदयाणु रस 250 मिलीग्राम, बृहद्वा चिंतामणि 60 मिलीग्राम, नागार्जुनाभ रस 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2 बार शहद के साथ चटाएं। इसके अलावा अर्जुन, जो एक मैं योग हमेशा बताता हूँ, हरितकी, वसा, रासना, पिपली, नागरोध्वम, सटी पुष्कर मूलोथम, चूर्णम, हृदरोगनाशनम, इसका प्रयोग करें। इसमें भी पेशेंट को बहुत ही आराम प्राप्त होता है। लेकिन यदि ऑपरेशन कराने योग्य है तो ऑपरेशन, उसको अगर ज़्यादा तकलीफ है तो ऑपरेशन करा लेना चाहिए और ऑपरेशन के बाद भी इन औषधियों का सेवन करें ताकि पुनः ब्लॉकेज उत्पन्न ना हो सके। लेकिन अगर पेशेंट को ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो इस योग का 3 महीने प्रयोग करें। 3 महीने में यदि लाभ होने लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन ही कराना चाहिए। सुनीता साहू जी ने पूछा है, ब्राह्मी अवलेय ब्रह्म रसायन क्या एक ही है? नहीं, थोड़ा अलग है। ब्राह्मी रसायन अक्सर चूर्ण के रूप में, ग्रेन्यूल्स या चूर्ण के रूप में बाजार में प्राप्त होता है और ब्राह्मी अवलेय अवलेह के रूप में प्राप्त होता है। बस यही अंतर है, बाकी कंटेंट्स लगभग समान है। दोनों ही समान गुलबाड़े हैं, इनका प्रयोग आप दोनों को कर सकते हैं। हमारे बीच प्रतिदिन के समान हमारे चिकित्सक उषा तभानी जी, सुनील रातौरी जी, महेंद्र चतुर्वेदी जी, राजेंद्र कुंद्रा जी, राजीव शर्मा जी, सायराम जी, हरजीत सिंह, राजेश शाह जी, ज्ञानेंद्र सहपाठी जी, सोनल पटेल जी, कुलदीप कुमार जी, शिल्पा पालस्कर जी, मोहम्मद शकील जी, मनोरंजन साहू जी, सुनीता साहू जी, KN गंगवार, डॉक्टर ज्योतिबाला डामोर, डॉक्टर संघमित्रा लोखंडे, RB प्रजापति जी, नीलम शुक्ला जी, अदिति त्रिपाठी, भावना सिन्हा, पंकज शुक्ला, हर्षित जी, रचना जायसवाल जी, योगेश महाजन जी, विनय मित्तल जी, उग्रसेन चौलिया जी, आशुतोष कुमार, प्रकाश सिंह और हमारे घनिष्ठ मित्र बम्बई निवासी प्रोफेसर काय चिकित्सा के डॉक्टर अनिल शुक्ला जी और माधव मिश्रा जी, ये कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक सद्भावना, हार्दिक नमस्कार। अब आइए ज्वर का जो छूटा हुआ भाग है वो उस पर चर्चा करेंगे। कल हमने नेक्स्ट जो पीछे लेक्चर लिया था उसमें वातज, पित्तज, कफज, ज्वर के चिकित्सा और संप्राप्ति के बारे में चर्चा की थी। आज आइए आगंतुक ज्वर, पुनरावर्तक ज्वर और सन्निपातक ज्वर, विस्मत ज्वर, इन पर चर्चा करेंगे। आगंतुक ज्वर, आगंतुक ज्वर 4 प्रकार का होता है, अभिघातज, अभिशापज, अभिचारज और अभिसंगज। अभिघात अभिचाराभ्याम, अभिघात अभिचाराभ्याम, तो ये 4 प्रकार का होता है। अभिघातज के लक्षण होते हैं वेदना, अभिघात ज्वर है माने अभिघात यानी चोट के कारण, वेदना, शोथ, विवणता, रक्तस्राव और ज्वर, अगर ये लक्षण मिलते हैं तो अभिघात ज्वर समझना चाहिए। अभिसंगज, अभिसंगज में शरीर में श्वेतता, अतिसार, मूर्छा, चित्त का विभ्रंश होना, प्रलाप और कंपन, ये लक्षण हो तो अभिसंगज है, ऐसा समझना चाहिए। अभिचारज और अभिशापज, ये दोनों प्रकार के ज्वर देवता, गुरु, ब्राह्मण के अपमान करने से उत्पन्न होते हैं, वो अभिशाप देते हैं जिसकी वजह से ज्वर की उत्पत्ति होती है। इन चारों में चिकित्सा क्या कर सकते हैं?
अभिघात अभिचाराभ्याम जो मैंने अभी बताया, उसकी चिकित्सा क्या करें? उसमें कस्तूरी भैरव रस 125 मिलीग्राम, अमृता सत्व 250 मिलीग्राम, ब्राह्मी बटी 2 गोली और विषम ज्वर हर लौह 250 मिलीग्राम। ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा शहद के साथ रोगी में देना चाहिए। इसके अलावा दारवायादि क्वाथ, गुड़चादि क्वाथ का भी प्रयोग करें 30 ml खाली पेट में। 15 दिन गुड़चादि क्वाथ दें, 15 दिन देवदार आदि क्वाथ देवें। शतध उद्घृत, इसका संशमन के रूप में प्रयोग करें। 10 ग्राम दोपहर को भोजन के काल में दोनों टाइम आप शतध उद्घृत का सेवन करें। इससे भी रोगी को बड़ा आराम प्राप्त होता है। अभिघात अभिचाराभ्याम अभिशाप अभिसंगजा आगंतजो जायते दोषे यथा सुनताम विभावेत। यकृत प्लीहा वृद्धि हो जाए, ये ज़्यादातर जीर्ण ज्वर में होता है। जब 21 दिन हो जाता है ज्वर, तब प्लीहा की वृद्धि हो सकती है। ऐसी अवस्था में रोहितकारिष्ट भून्यमादि क्वाथ, रोहितकारिष्ट 2 चम्मच, भून्यमादि 2 चम्मच, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद इसका सेवन कराना चाहिए। इसके अलावा आरोग्यवर्धनी 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम को। इसके अलावा रस औषधियों में यकृत प्लीहारी लौह 250 मिलीग्राम, शोथारी लौह 250 मिलीग्राम, यवक क्षार 250 मिलीग्राम। ये शहद के साथ दिन में 2 मात्राएं या 3 मात्राएं शहद के साथ दें। आसो अरिष्ट में कुमारी आसो इसके लिए श्रेष्ठ है। 4 चम्मच कुमारी आसो, 4 चम्मच पानी भोजन के बाद। इसमें संजीवनी बटी भी देना चाहिए, 2 गोली सुबह शाम को संजीवनी बटी। पुनरावर्तक ज्वर हो गया हो, पुनरावर्तक ज्वर माने ज्वर ठीक हो जाए पर अहित विहार के सेवन करने से पुनः पुनः ज्वर लौट कर आने वाले ज्वर को पुनरावर्तक ज्वर कहते हैं। ये मंद स्वरूप का होता है, हमेशा ज्वर रहता है, भूख भी नहीं लगती है। असंजात बलो यस्तु ज्वर मुक्तो निसेवते वर्जम एतत् नरस्य पुनरावर्तकम ज्वरा दुहरते सुजा दोषेषु यस्य वा विनिवर्तते स्वल्पेन अपि विचारे तस्य व्यावर्तो पनः। ये पुनरावर्तक ज्वर है, मंद ज्वर का होता है। ये अहित आहार विहार, यहाँ आपका ज्वर ठीक हो गया लेकिन अहित विहार सेवन करने से पुनः पुनः इस ज्वर लौट कर आता है, इसको बोलते हैं पुनरावर्तक ज्वर। इसके लिए लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, यापन वस्ती देना चाहिए, अभ्यंग कराना चाहिए, मृदु शोधन कराना चाहिए और मृदु शोधन कराने के बाद फिर जो है औषधियों का प्रयोग करना चाहिए। मृदुभी शोधन शुद्धि यापनो वस्तु हिताह हिताश लगो यूषा जांगल आमिष जालसाह। इसके बाद एक काढ़ा होता है जिसको हम किरातिकता आदि काढ़ा कहते हैं। इसमें चरायता, कुटकी, मुस्तक, परपट और गिलोय, फिर से बोल रहा हूँ मैं, चरायता, कुटकी, मुस्तक, परपट और गिलोय, इनका काढ़ा बना के दें तो जो विषम ज्वर हो या पुनरावर्तक ज्वर हो उन सब में ये लाभकारी करता है। किरात तिक्तम तिक्ता मुस्ता परपट को अमृता घ्रांत पीता नीचाभ्यास्यात पुनरावर्तकम ज्वर। बहुत ही उपयोगी काढ़ा है ये। जहाँ आपको डायग्नोस ना कर पाएँ, पेशेंट बोले कि हमेशा धीमा धीमा ज्वर रहता है लेकिन ठीक नहीं होता है, सामान्यतः इसको हम हड्डी का बुखार या धातुगत बुखार की संज्ञा देते हैं। औषधियों में सर्व जर लौह 250 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम और गोदंती 250 मिलीग्राम। फिर से बोल रहा हूँ, सर्व ज्वर हर लौह 250 मिलीग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 60 मिलीग्राम और गोदंती 250 से 500 मिलीग्राम मिला करके आप दिन में 2-3 बार इसको देवें। इससे निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। लगातार 20-21 दिन तक सेवन कराएं। संजीवनी बटी 2 गोली सुबह शाम को और रात में एरंड भ्रष्ट हरित की जरूर दे दें, जिससे कि मोशन क्लियर होता जाए और पित्त के माध्यम से पित्त जो बढ़ा हुआ पित्त है वो शरीर से बाहर निकलता है। जैसा कहा भी है, ज्वरादो लग्नम प्रोक्तम ज्वर मध्य उपाचनम ज्वरांते भेजदम दद्यात ज्वर मुक्ते विरेचनम। तो इस तरीके से दूसरा एक महत्वपूर्ण जो ज्वर है वो है विषम ज्वर। विषम ज्वर माने विषमो विस्मारंभ क्रिया कालानुसंगमान, जिसका आरंभ और अंत अनिश्चित हो। क्रिया काल अनुसार कब सुबह बढ़ जाएगा, शाम को उतर जाएगा, ऐसा उसका निश्चित नहीं रहता है, उसको बोलते हैं विषम ज्वर। इसकी संप्राप्ति है मिथ्या आहार विहार का सेवन करने से लीन दोषों का पुनः प्रयोग और
रस रक्त आदि में संचय होते हैं। और चूँकि विषमारंभ होता है, क्रियाकाल निश्चित नहीं होता है, इसी को हम बोलते हैं विषमज्वर ज्वर। 200 अल्पो अहित संभूतो ज्वरो उत्सृष्ट वा पुनः धातुम अन्नतमम प्राप्त करो विषमज्वरः। ये विषम ज्वर है। विषम ज्वर के भेद चरक ने जो बताए हैं, संतत सतत अन्योदुष तृतीयक और चतुर्थक। संतत ज्वर 7वें 10वें 12वें दिन तक ज्वर रहता है निरंतर। वातज में 7 दिन, पैतृक में 10 दिन और कफज में 12 दिन तक लगातार ज्वर की उत्पत्ति होती है, उसको बोलते हैं संतत ज्वर। सतत ज्वर दिन व रात में कुल 2 बार ज्वर आता है, अर्थात दिन में 2 बार ज्वर आने की प्रक्रिया को सतत ज्वर कहते हैं। अन्य दुष्क दिन रात में केवल 1 बार ज्वर आता है, उसको अन्य दुष्क कहा जाता है। चतुर्थक 2 दिन के अंतराल से अर्थात प्रति चौथे दिन ज्वर उत्पन्न हो, उसको हम चतुर्थक ज्वर कहते हैं। सप्ताहम व दशाहम व द्वादशाहमथापि च संतत्यायोर विसर्गी स्यात् संतता सा निगतते अहोरात्रे सततको 2 कालानुवर्ते अन्य दुष्कत्वम अहोरात्रम 1 कालम प्रवर्तते तृतीयकस्तृतीयग्नि तृतीयग्नि चतुर्थग्नि चतुर्थकाः। संततम रसरक्तस्थः, ये धातुगत हो जाता है। संततम रसरक्तस्थः सो अन्यदुः पिस्ताश्रिताः मेदोगतस्तृतीयग्नि त्वस्थि मज्जागता पुनः कुर्यात् चतुर्थकम घोरम अंतकम रोग संक्रम। ये विषम ज्वर है। विषम ज्वर भी बड़ी परेशानी से ठीक होता है, लगातार इसमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। ऐसी अवस्था में अगर तृतीयक और चतुर्थक में समान चिकित्सा सिद्धांत जो हमने पहले बताए थे वो अप्लाई होता है, लेकिन यदि आगंतुक ज्वर है, आगंतुक अनुबंध है, देव ऋषि आदि का अनुबंध है, तो ऐसे में सत्वाजय चिकित्सा और बलि होम आदि की चिकित्सा करना चाहिए। समान चिकित्सा में विषम ज्वरांतक लौह 250 मिलीग्राम, गोदंती भस्म 250 मिलीग्राम, महावात गजांकुश 125 मिलीग्राम, ये दिन में 2 या 3 मात्रा इसकी देना चाहिए। सर्वज्वर लौह 250 मिलीग्राम, गोदंती 250 मिलीग्राम और गिलोय सत्व 250 मिलीग्राम, ये 1 मात्रा है। ऐसी 2 या 3 मात्रा का सेवन आप करें। इसके अलावा ज्वरग्नि बटी, सुदर्शन घन बटी, पटोलादिक्वाद, किरातिक्तादिक्वाद और निम्बादिक्वाद का प्रयोग भी समय समय पर रोगी में आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। इसके अलावा कुछ योग हैं अनुभवजन, जिनका विषम ज्वर में आप प्रयोग कर सकते हैं या पुनरावर्तक ज्वर में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे त्रिफला 5 ग्राम और गुड़ 5 ग्राम दिन में 2 बार सेवन कराएं। कृष्ण जीरक 500 मिलीग्राम, गुड़ 500 मिलीग्राम मिलाकर के दोनों टाइम सेवन कराएं। लहसुन रस 5 ml, शुद्ध घृत 5 ml, दोनों को मिला के सेवन कराएं। इसके अलावा काली तुलसी का काढ़ा भी बहुत ही उपयोगी होता है। गाय का दुग्ध ले लेवें 20 ml और तिल 10 ml इसमें मिला करके दिन में 2 बार सेवन कराएं। इसमें पुनरावर्तक ज्वर और आगंतुक ज्वर लाभ करता है। इसके अलावा एक बहुत अच्छे काढ़ों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है। संतत सतत अन्योदुष तृतीयक और चतुर्थ अलग अलग काढ़ों का वर्णन है, इनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। नहीं तो सभी औषधियों को मिला करके समान विषम ज्वर में इस काढ़े का प्रयोग आप कर सकते हैं। कलिंगाः पटोलस्य पत्र कटुकरोहिणी पटोला सारिवा मुस्तम पाठा कटुकरोहिणी निम्बा पटोलस्त्रिफला मृदिका मुस्तबस्तको किराध तिक्तम तिक्ता मुस्ता परपटको अमृता घ्रांत पीतानि च अभ्यासात्। इनका प्रयोग आप करें। एक एक काढ़ा एक के लिए एक एक प्रकार का काढ़ा है, लेकिन अगर मिलाकर देखें तो लगभग 15 से 20 औषधियाँ इसमें आती हैं। उनको योगकोट करके और विषम ज्वर में, धातुगत ज्वर में, पुनरावर्तक ज्वर में इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। मैंने स्वयं अपने चिकित्सकीय कार्य में ये मैं करता हूँ, आप भी इसको कर सकते हैं और यह आपको चरक में मिल जाएगा। कलिंगाः पटोलस्य पाठा कटुकरोहिणी निम्बा पटोलस्त्रिफला मृदिका मुस्तबस्तको किरात तिक्तम अमृता और विश्व भेषज, अलग अलग प्रकार के काढ़े हैं। आप सभी को मिला करके योगकुट करके आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आज इतना ही, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सब समय पर उपस्थित होकर के पूरा व्याख्यान सुनते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, जय आयुर्वेद। कल फिर हम इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी एक नए रोग के साथ। जय आयुर्वेद।